आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूं दुनिया भर की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद दुनिया के बदलते मंजरनामे में भारत अमेरिकी रिलेशंस की। जी हां, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद भी गहमा गहमी का जो माहौल है वो अपने शबाब पर है। प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद नए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का रुख कैसा रहने वाला है, इसको लेकर भी अलग अलग जो मुल्क हैं वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग कयास भी लगा रहे हैं। हर किसी के दिमाग में यही सवाल गूंज रहा है कि इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी क्या बरकरार रहेगी या दुनिया को फिर किसी नई पॉलिसी के साथ अडॉप्ट, एडजस्ट और अकोमोडेट करना पड़ सकता है। लेकिन हमारे लिए तो सबसे अहम सवाल यह है कि दुनिया के इस बदलते हुए मंजरनामे पर इंडिया यूएस रिलेशन से हम कितनी उम्मीदें रखते हैं और जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कमिटमेंट की भारत के सरोकार किन बुलंदियों को हासिल कर पाने की ताकत और तमन्ना रखते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं, दोनों से तारुफ आपका करवा दें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के प्रेसिडेंट, IDSA के फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर, एम्बेसडर रिटायर्ड वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शीतल शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। और पहला सवाल मैं शीतल जी आपसे जानना चाहती हूँ, एक ओवरव्यू मैं आपसे लेना चाहूँगी इस पूरे सिचुएशन पर, क्योंकि अब तो ये कंफर्म है, हालांकि उस दौरान गहमा गहमी काफ़ी रही, ट्रंप एक तरीके से लगातार डिनाइल की पोजीशन में भी रहे, लेकिन क्योंकि अब ये कंफर्म है जो बाइडेन का नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, एक ओवरऑल जो व्यू है आपका इसको लेकर क्या है? मीनाक्षी, बाइडेन के इलेक्शन काफ़ी गहमा गहमी के बाद जिस तरह की खबरें आ रही थी, कभी लग रहा था पॉलिटिकल रिपब्लिकन्स की तरफ जाएगा, कभी डेमोक्रेट्स की तरफ, और बाद में कांटे की टक्कर और ट्रंप का ये ना मानना और काफ़ी हद तक लॉ सूट्स एक के बाद एक दाखिल करना, बट अंततोगत्वा लास्ट में यही रहा कि बाइडेन क्लियर कट विनर हो गए हैं। अब इनका आना और अमेरिकन और इंडियन रिलेशंस का जो है, जो स्तर चल रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है, पिछले 2 दशकों से चल रहा है, वो निरंतर ही उसका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। और इसी दिशा में बाइडेन के आने से भी वो ऊपर की ही तरफ जाने वाला है। क्योंकि आप भले ये मानकर चलिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो काफ़ी डिवाइडेड है, बट दे आर यूनाइटेड ऑन सर्टेन इश्यूज, और उसमें जो इंडिया यूएस बायलैटरल रिलेशंस है उस पर काफ़ी नज़र है, और दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू बायलैटरल गुड बायलैटरल रिलेशनशिप विद इंडिया। उसके बहुत से कारण हैं। उसके सबसे पहले तो आप ये कह लीजिए कि स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं, एनर्जी और क्लाइमेट पे हमारी कन्वर्जेंस है, साइंस और टेक्नोलॉजी में है, हेल्थ एंड इनोवेशन में है, और एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ये 5 एरियाज आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें इंडिया अमेरिका दोनों जो हैं एक ही दृष्टिकोण रखते हैं या पर्सपेक्टिव रखते हैं, और इनके काफ़ी विचार मिलते हैं। तो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी हो, ट्रंप थे, हाँ, उनका जो स्टाइल था वो थोड़ा अलग था कि जोर शोर से अपने को कहना, असर्टिव पर्सनालिटी, पुशी हैं, कह के किनारा किया, बट जो थे वो अनप्रेडिक्टेबल से थे थोड़े, तो इंडिया भी थोड़ा सा टोज पे रहता था, पूरा वर्ल्ड ही रहता था कि कब कौन सा डिसीजन ले लें, कब क्या करें। पर बाइडेन के अंदर वो सर्टेनिटी है, आप जानते हैं, परिपक्वता है, राजनीति का एक्सपीरियंस है, तो कुल मिला के भारत और इसकी जो दिशा चल रही है वो निरंतर ऊपर की तरफ ही जाएगी और अच्छी दिशा में जाएगी। ओके, तो सर आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी एक ओवरव्यू, क्योंकि 2015 to 17 अगर हम देखें तो एक तरह का मेजर इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और वो बहुत सारे डायमेंशंस के तौर पर हम उसको देख सकते हैं, वो भी हुआ था, और उसके बाद भी हमने लगातार देखा एक पर्सनल कनेक्ट की भी बात थी। लेकिन यहाँ से जैसा मैम ने भी जिक्र किया, कौन कौन से वो डायमेंशंस आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें हम वो इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं? पिछले 20 सालों में अप्रॉक्सीमेटली इंडिया यूएस की रिलेशनशिप दोनों तरफ से आगे बढ़ती गई है। तो ये कहने में कोई गलती नहीं होगी कि बाई पार्टिसन सपोर्ट है दोनों तरफ से, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे, चाहे डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स। तो इसकी वजह क्या है? इंडिया में काफ़ी कंसर्न इस बात से रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया के रिलेशंस बहुत तेज़ी से बढ़े अमेरिका के साथ, और ट्रंप की प्राइम मिनिस्टर मोदी से अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री रही। तो इस वजह से लोगों को लगता था कि ट्रंप ही
प्रेसिडेंट बने तो शायद रिलेशनशिप बेहतर की हो। तरक्की रहेगी। लेकिन इंडिविजुअल्स की केमिस्ट्री से थोड़ा रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ता है, लेकिन दो कंट्रीज़ की रिलेशनशिप तब आगे बढ़ती है जबकि जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स के हिसाब से या स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस होती है। राइट। तो अगर उस टेस्ट पे रखें तो हमारी रिलेशनशिप जो है इंडिया यूएस की वो आगे बढ़ती जा रही है। जैसे शीतल जी ने बोला कि अगले सालों में भी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी और दोनों तरफ के लोगों ने इस चीज़ का रीअफर्मेशन किया है। सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से हमारे विदेश मंत्री जयशंकर को ये सवाल पूछा गया था कि रिलेशनशिप किस तरह जाएगी आगे, तो उन्होंने बोला कि उनको कोई शक नहीं है कि सिर्फ ऊपर जा सकती है। जहाँ तक बाइडेन का सवाल है, आपको ये देखना होगा कि बाइडेन यूएस सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन थे जबकि सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट देखा जा रहा था। और उनका बहुत अहम रोल रहा है एज चेयरमैन ऑफ द सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी। दूसरा, वो ओबामा के साथ वाइस प्रेसिडेंट थे और ओबामा के दौरान वैसे तो रिलेशनशिप हमारी 2002 से जो पहला एक डिफेंस एग्रीमेंट शुरू हुआ, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन, और तब से लेके अभी सितंबर में अभी हाल में जो 2+2 की मीटिंग हुई नवंबर में, जबकि बीका एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन के बारे में, तो अब हमारे 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट हो गए। लेकिन इसमें सबसे अहम एग्रीमेंट था लिमोआ, जो कि 2016 में दस्तखत हुए अंडर ओबामा प्रेसिडेंसी। और एक और अहम बात हुई कि उस वक्त जो है अमेरिका की तरफ से ये डिक्लेरेशन हुआ कि इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, और उसके साथ साथ इंडिया को बहुत सारी जो सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजीज, कहने का मतलब ये है कि बाइडेन उस एडमिनिस्ट्रेशन के अहम पार्ट थे एज नंबर 2, जिसने इंडिया को एक डिफेंस पार्टनरशिप की संज्ञा दी। और आप देखें कि बाइडेन ने खुद जो है वो इंडियन कम्युनिटी के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखा है। कमला हैरिस को एज रनिंग मेट चूज किया। इंडियन कम्युनिटी की जो इन्फ्लुएंस है और आउटरीच है बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने अपना पीआईओ को एक रनिंग मेट लिया। तो बाइडेन ने लिया, और बाइडेन ने अभी हाल में लिखा है कि वो जो है इंडिया यूएस रिलेशनशिप को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। और एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, जिसको हम कई सारे लोग कहते हैं, समझते हैं, लेकिन कहने में थोड़ी सी झिझक होती है, दैट इंडिया एंड यूएस आर नेचुरल allies. Biden has significantly also referred to that. बाइडेन ने भी अपने लिखत में एक आर्टिकल में बोला है कि इंडिया और यूएस कैन एंड शुड बी नेचुरल allies. तो अगर उनकी ऐसी सोच है इंडिया के बारे में और इंडिया को एक की पार्टनर समझते हैं, शीतल जी ने बहुत सारे फैक्टर्स बताए, वो सब सही हैं, लेकिन मेरी नज़र में एक सबसे बड़ा अहम फैक्टर है जो कि उन्होंने नहीं जिक्र किया, वो है चाइना। जब हम स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस की बात करते हैं और जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स की बात करते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ जो है पिछले 10-15 सालों में जो उभर के आई है, वो है चाइना की एमर्जेंस। चाइना की एमर्जेंस से हमको दिक्कत नहीं है, अमेरिका को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन चाइना की असर्टिवनेस और चाइना की एग्रेसिवनेस से ज़रूर हमको प्रॉब्लम है, और इंडिया और यूएस दोनों को प्रॉब्लम है। तो चाइना की वजह से अब यूएस का इंडो पैसिफिक रीजन में और ग्लोब में एक ऐसा रोल होगा जो कि चाइना को रोकने की बात होगी। अगर चाइना को चेक में रखने वाली बात है तो उसमें इंडिया की अहम भूमिका होगी। तो
कहने का मतलब है कि चाइना का फैक्टर ऐसा है जो कि इंडिया और यूएस को पास आने में और साथ आने में और Compel क्लोजर करता आने है, में कंपेल correct, करता, मजबूर करता है। राइट, ओके। शीतल जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी कि अब क्योंकि चेंज तो है वहाँ पर, और कई बार ये होता है कि रिपब्लिकन्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो एक अलग तरीके से मूव करती हैं, और डेमोक्रेट्स का क्योंकि एक व्यू पॉइंट अलग रहता है, एक तो उस लिहाज से भी, और दूसरा चाइना का सर ने जिक्र कर दिया, लेकिन एक वर्ल्ड ऑर्डर की क्योंकि बात होती है और उसमें हम अपने आप को एक मजबूत पोजीशन में हम रख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बाकी मुल्कों की भी बात करें तो वहाँ पर भी क्या किसी तरह का कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं? क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से इम्पोज करते थे चीज़ों को या एग्रेसिवली एड्रेस करते थे, शायद उससे डिफरेंट होगा, लेकिन क्या फिर भी किसी तरह का ऑर्डर आप बदलते देखते हैं? अगर हम ग्लोबल ऑर्डर की बात करें मीनाक्षी, तो कुछ चीज़ें बदलेंगी और कुछ कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि जो ट्रंप ने किया उसको अंडू करना थोड़ा इतना आसान नहीं है, और एक छोटे समय में तो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि वो इनकी 4 साल की प्रेसिडेंसी रहेगी, उसके बाद कोई नया आएगा। अब क्या हुआ कि आप देखिए, पिछले अगर हम 20 वर्षों की बात करते हैं, जिसमें इंडिया यूएस के बायलैटरल्स की भी बात करें, और एक मोटा मोटा अगर हम वर्ल्ड को समझने की कोशिश करें, जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, जब 2009 में इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू वर्ल्ड गुजर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई था उस टाइम, यूएस में अराउंड 7.8 के करीब था, और जो सब प्राइम क्राइसिस था वो अपने पीक पे नेट हुआ था। तो उस टाइम भी ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत सी मुश्किलों से जूझ रहे थे, और वर्ल्ड में भी था। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस टाइम जब इकोनॉमिक क्राइसिस था, उस टाइम चाइना ने वर्ल्ड को उबारा था एक किस्म से, क्योंकि चाइना जो था वो किसी तरीके से क्राइसिस से अछूता रहा था और कंटिन्यू करता रहा वर्ल्ड इकोनॉमी में। यूरोप पे इफेक्ट पड़ा, अमेरिका पे पड़ा, बट किसी तरीके से स्टेबिलिटी आई। अब साथ में ग्लोबल ऑर्डर में क्या हुआ, एक शिफ्ट होने लग गया। यूएस में एक नैरेटिव है कि राइज ऑफ चाइना, चाइना को एज ए कॉम्पिटिटर, एज ए एग्रेसिव पावर देखा जाता है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि वो है भी। चाइना अपनी जो मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग है, इंडो पैसिफिक में अपने हेजेमोनिक एक्सरसाइज कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, उसके वो कारण भी हैं कि वो इकोनॉमिक माइट है। चाइना का तकरीबन 634 बिलियन यूएसडी जो है यूएस के साथ है, तकरीबन 500 यूएसडी बिलियन जो है ईयू के साथ में है। इतना बड़ा कारोबार ये दो ब्लॉक्स के, ईयू एक मेजर अगर आप रीजनल ब्लॉक समझें और यूएस समझे, तो वेस्टर्न पावर्स के साथ कितना ज्यादा ट्रेड है। तो चाइना जो है वो ऑब्वियसली एक रीजनल पावर बनने के और फिर ग्लोबल एस्पिरेशंस भी हैं चाइना के। अब ग्लोबल ऑर्डर में क्या बात आई? ग्लोबल ऑर्डर में ये बात आई कि जब से ट्रंप आए, ट्रंप के लिए हमारे इंडिया, हम ट्रंप की तरफ क्यों देखते थे? क्योंकि ट्रंप वाज वेरी क्लियर कट इन सेइंग फ्यू थिंग्स। जो पहले लाग लपेट करके टेररिस्ट आ रहे हैं, कोई नाम नहीं ले रहा, वो सीधा बोलते थे इस्लामिक टेररिज्म। फिर वायरस को उन्होंने चाइना का बोल दिया, जो उनमें एक एग्रेसिवनेस, रोबस्ट और जो बिल्कुल ब्लैंकली वो बोलते थे, वो हमारे कहीं इट वाज अ म्यूजिक टू आवर ईयर्स। हमें पसंद आता था कि भाई आज तक किसी ने पाकिस्तान पे ऐसे फिंगर पॉइंट नहीं किया, ट्रंप कर रहे हैं। तो उस भाषा शैली से हम बहुत ही एसोसिएट करते थे और हमें अच्छा लग रहा था कि ट्रंप हैं तो हम सुरक्षित हैं। अब हमें उस टाइम भी सुरक्षित थे और अब भी हैं। थोड़ा जो परिवर्तन आएगा वो भाषा शैली में आएगा। और ग्लोबल ऑर्डर की जो बात है उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि आप एक पावर कैसे बनते हैं। अगर आप शीत युद्ध में जाएंगे, कोल्ड वॉर ईयर्स में जाएंगे, तो रशिया खूब compete कर रहा था मिलिट्री डेवलप करने में, बट रशिया सॉफ्ट पावर के इंडेक्स पे कहीं पे भी यूएस से नजदीक भी नहीं था। और जो आयरन कर्टन जिसने यूरोप को डिवाइड करके रखा, डिस्पाइट द फैक्ट कि 10-15 कंट्री जो थी रशिया के अंडर थी, फिर भी कहीं ना कहीं जाके फॉल हुआ और सब वेस्टर्न, ट्रायम्फ ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिज्म। फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि इट्स एंड ऑफ द हिस्ट्री। तो ऐसा क्या था? वो जो अट्रैक्शन था वो सॉफ्ट पावर में था। और अमेरिका जो है पिछले कई दशकों से हार्ड पावर है, एब्सोल्यूट सेंस में भी है, रिलेटिव सेंस में भी है, बट जो उसकी सॉफ्ट पावर अपील है वो बहुत स्ट्रांग है। तो उसके रहते जो ऑर्डर का इंक्लिनेशन है वो उन्हीं की तरफ रहेगा, बट चाइना सर्टनली यहाँ आकर अपनी जगह बनाना चाह रहा है। बट मैं इसको फिर से कहना चाहूँगी कि जैसे चाइना है, चाइना मार्केट में क्या सेल करेगा, क्या अट्रैक्टिव पॉइंट्स है। यूएस में इनोवेशन है, टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं, डेमोक्रेसी है, ओपननेस है, अकाउंटेबिलिटी है, मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है। चाइना इसके सारा उल्टा है, ऑपोजिट है, क्लोज सोसाइटी है, सिंगल पार्टी डोमिनेशन है। क्या हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जाके चाइना पढ़े? गिवन अ चॉइस। सो लोग, पीपल एस्पायर फॉर यूएस ड्रीम, देयर इज नो चाइनीज ड्रीम ऑब्वियसली। सो उसमें जो ग्लोबल ऑर्डर रहेगा, चाइना जरूर हाथ पांव मार रहा है।
अब इसमें क्या है हमारे लिए, क्या है, दो हमारे ऑप्शंस आती हैं कि हमें चाइना को एंगेज भी करना है और कंटेन भी करना है। और हम ये किस तरीके से कर सकते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंगल पावर्स जो हैं यहाँ पे, जो मिडिल पावर्स हैं एशियन रीजन में, उनमें अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना एंगेज कर पाएँ। तो इंडिया को यूएस के साथ अलाय करके कंटेनमेंट और एंगेजमेंट दोनों स्ट्रैटेजी साथ में लेके चलनी पड़ेगी। हम दोनों देशों के रिलेशनशिप आगे और किन चीज़ों में, क्योंकि हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम डिफेंस सेक्टर में बात कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में बात कर रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के एक दूसरे को हेल्प आउट करना और हमारा वहाँ तक रीच आउट करना और उनका हमको मदद करना, या किसी किसी सेक्टर में हमारा वहाँ तक रीच आउट होना और उनको हेल्प आउट करना। इंडिया के हिसाब से देखें तो चलिए पहले हम इकोनॉमिक कमर्शियल की बात करते हैं। राइट। तो करीब $150 बिलियन का हमारा बायलैटरल ट्रेड है इन गुड्स एंड सर्विसेज। चाइना से भी बहुत ज़्यादा है। चाइना के साथ भी 70-75 बिलियन डॉलर का ट्रेड है गुड्स में। लेकिन जहाँ चाइना के साथ हम 9-10 बिलियन डॉलर भेजते हैं, उधर से 65 बिलियन आता है। $50 बिलियन से ज़्यादा डेफिसिट है। मतलब हम बेचते बहुत कम है, खरीदते बहुत ज़्यादा है। और हमको ये कंसर्न रहती है चाइना उसको कभी भी एड्रेस नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के साथ में हमारा सरप्लस ट्रेड है। करीब $20 बिलियन का सरप्लस था ट्रेड गुड्स में। तो ट्रेड की वॉल्यूम भी ज़्यादा है और उस ट्रेड से इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भी है इंडिया में। नाउ अब डिफेंस सेक्टर में बात करें, जैसे मैंने जिक्र किया कि चारों एग्रीमेंट्स हो गए हैं, तो जितने फाउंडेशनल एग्रीमेंट है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिक चुका है और इंडिया यूएस के एग्रीमेंट है। नाउ अभी भी इंडिया में बहुत थोड़ी कंसर्न होती है कि हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो चाइना से हमको जो थ्रेट है वो बहुत टेंजिबल तरीके से नज़र में आई है। पहले डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ, फ्रीक्वेंट इंकर्शंस होते ही हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और अभी गालवान वैली में बहुत दिक्कतें आई हमको। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हमारा एक थ्रेट परसेप्शन है चाइना के खिलाफ। चाइना को हम एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन वो काम नहीं करा उसने। तो चाइना इज़ एट दी very best is an adversary nation, and we have to accept it, we have to acknowledge China as one. उस सिचुएशन में ये ज़रूरी है कि हमको दूसरे मुल्कों का सपोर्ट हो। और अब वो टाइम निकल गया कि प्रीवैरिकेट करके हम बी सिटिंग ऑन द फेंस कि इधर भी देख लेंगे उधर भी देख लेंगे। आई थिंक हमको अमेरिका से रिलेशनशिप बढ़ाने में इंटरेस्ट काफ़ी है, और स्ट्रेटेजिक कॉन्ग्रुएंस की बात तो हो ही चुकी है कि इसमें जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है, चाइना हमको किस तरह से घेर रहा है, चाइना हमको हर मौके पे किस तरह से फ्रस्ट्रेट करता है, चाइना हमको वर्ल्ड में जो हमारा ड्यू रोल है उसको एक्सरसाइज नहीं करने देता है, एनएसजी की मेंबरशिप के लिए दिक्कत कर रहा है, हमारे सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए सबसे ज़्यादा जो कंट्री जो परेशानी कर रहा है वो है चाइना। तो इस सिचुएशन में ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अमेरिका के साथ अपना रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करें। एक और छोटी सी बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि कोविड जो पेंडेमिक हुआ है, इससे वेस्टर्न नेशंस में एट द पॉलिटिकल लेवल और पॉपुलर लेवल माने इतनी एंगर है कि देयर कुड बी इश्यूज अगेंस्ट द चाइनीज पीपल इन अमेरिका। उस सिचुएशन में सारे वेस्टर्न कंट्रीज, अब क्या है फॉर सम रीज़न या तो वेस्टर्न कंट्रीज ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया चाइना, सारी चीज़ें चाइना में बनती हैं। अब उनको लग रहा है कि
ये जो है उनकी वीकनेस में कन्वर्ट हो गया। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं पूछ लूँ, हेल्थ सेक्टर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बायलैटरल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ इनोवेशंस और इन्वेंशंस हैं और वैक्सीन को लेकर जिस तरह से वहाँ से इनपुट्स मिल रहे हैं, ऑल्दो हम भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन इस रिलेशन में भी आप कुछ और कॉन्क्रीट होता हुआ नज़र आ रहा है आपको, देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो कंपनीज जो इनोवेट कर रहे हैं वैक्सीन्स वगैरह बनने का, तो बनाने की फैसिलिटीज़ इंडिया में हैं, तो बहुत सारी कंपनीज इंडिया में वो कोलैबोरेट करेंगी और वैक्सीन्स इंडिया में बनेंगी। तो मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रहा था कि कोविड की वजह से बहुत मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ चाइना से हटेंगी और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स उसके पीछे हटाएंगे उसको, तो उसमें भी इंडिया के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आती है। तो उस हिसाब से भी, उस एंगल को भी ध्यान में रखते हुए कि क्या इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकती है, ज़्यादा इंडिया में लाई जा सकती है, जिससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी को इजाफा होगा। तो इस वजह से भी इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में अपना रिलेशनशिप और बढ़ाने के लिए ध्यान देना चाहिए। ओके, ट्रेड को लेकर चूँकि बात हो रही है, डिफेंस सेक्टर को लेकर भी थोड़ी बात हुई, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से टेररिज्म और इन सब बातों का जिक्र हमेशा किया जाता रहा है, उनकी तरफ से एक क्लैरिटी हुआ करती थी। अभी इंटरनल सिक्योरिटी और जो ये सेक्टर है जिसमें कि हम अपने आप को और स्ट्रेंथन कर पाएँ, उसमें भी आप किसी तरीके का कोई टाई अप या और कुछ एक मैसेज देख रहे हैं? मीनाक्षी, सिक्योरिटी के अलावा एक एरिया और है जिसमें कि हम अभी जो आप कोविड की बात कर रही थी उस पर मैं थोड़ा सा पॉइंट बताना चाहूँगी कि जब हम वैक्सीनेशन डेवलपमेंट की या R&D की बात करते हैं तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आप डेटा शेयरिंग करते हैं। डेटा शेयरिंग किस तरीके से है, इसको नॉलेज पूल्स कहा जाता है कि भाई आपने जो नॉलेज आपकी है या आपकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो किस हद तक पहुँची हैं और आप उस डेटा को किसके साथ लैब्स में शेयर करें। राइट। से फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोविड का वैक्सीन निकालना है तो कोविड का क्या जीन स्ट्रक्चर है, क्या प्रोटीन स्ट्रक्चर है, उस पर कितनी इन्वेस्टिगेशन, कितना एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उस पर कौन सा केमिकल, कौन सी दवाई इफेक्टिव है, कौन सी नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ये लैब्स में अक्रॉस दी, ताकि हम रिपीट ना करें। हो सकता है वहाँ पे भी बेसिक से शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी, तो काफ़ी ज़्यादा जो R&D में होता है खर्चा होता है और काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले जाते हैं लैब्स एक्सपेरिमेंटेशन में। तो वहाँ पे उस स्तर पर हमारा जो है वो US के साथ एक बहुत अच्छी साझेदारी है जिसमें कि भाई डेटा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो होगी, जो डिफेंस में भी अभी सर बता रहे थे कि लिमा और ये सब एग्रीमेंट बेका साइन हुए हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जहाँ पे हम मिलकर इनोवेशन करते हैं ताकि जो कंपनीज हैं वो नॉलेज पूल अपना करके, इकट्ठा करके और एक सही दिशा में बढ़ती हैं। दूसरा है कि स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस। अब स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों तरफ से थोड़े से बेलिगरेंट नेशन से घिरे हुए हैं। हमारे उत्तर पूर्व में चाइना है और हमारे पश्चिम में पाकिस्तान है। अब इनसे प्रॉब्लम क्या आ रही है? पाकिस्तान जो है वो काफ़ी समय से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के हम शिकार हो रहे हैं पाकिस्तान से। वो कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, FTFA में उनकी ब्लैक लिस्टिंग, ग्रे लिस्टिंग की इशू चलता है, तो कहीं दिखाने के लिए किसी को नज़रबंद कर देते हैं, किसी पे मुकदमा चला देते हैं, हालांकि वो खुलेआम घूम रहे हैं वहाँ पे। अब पाकिस्तान को जो है वो पूरी की पूरी जो है चाइना की शय है कि आप कुछ भी करिए। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें जो एक हाईवे निकल रहा है वो हमारे बहुत ही स्ट्रैटेजिक एरिया से निकलकर और हमारे राजस्थान एरिया की तरफ से लूप लेकर इधर आपके अरेबियन सी तक आ रहा है। सो चाइना जो है पाकिस्तान को सारी न्यूसेंस पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब हमारे लिए तो ये दोनों ही तरफ से प्रॉब्लम है, क्योंकि चाइना सिर्फ हमें उत्तर दिशा से ही नहीं, चाइना इधर भी नेपाल समझ लीजिए, बांग्लादेश समझ लीजिए, श्रीलंका में हनबंत होता, ये इस तरीके से भी हमें घेरने की वो है। यदि हम इस तरीके के बेलिगरेंट या कुछ भी कहिए किसी भी तरीके से तनावपूर्ण स्थिति में एग्जिस्ट करते हैं तो हमारा जो इनिशियल अपना जो फोकस होना चाहिए अपनी डेवलपमेंट पे, वो कहीं ना कहीं बिखर के ध्यान हमारा फोकस सिक्योरिटी की तरफ चला जाता है। ऐसे में यदि हमारे साथ हम हाथ से हाथ मिलाकर एक US जैसी पावर के साथ खड़े होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत सही है, क्योंकि इंडिविजुअल मिडिल पावर शायद इंडिविजुअल लेवल पे चाइना को ना काउंटर कर पाए, बट कलेक्टिवली अंडर द लीडरशिप ऑफ US इन सब में एक ऐसी सिनर्जी हो, ऐसी पावर
पावर हो, फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, ये आपस में निगोशिएट कर सकते हैं और कंटेन कर सकते हैं। Right. तो चाइना की जो भी मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग है साउथ चाइना सी वगैरह में, उसको भी कंटेन किया जा सकता है। तो हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस में भी हमें कोऑपरेशन की काफ़ी ज़रूरत है, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, और बाकी ट्रेड और बाकी एरियाज में तो हो ही रहा है। और लास्ट पॉइंट ये बनता है कि हमारा इतना कम से कम 30 लाख लोग डायस्पोरा हमारा वहाँ पे है, जो कि एक मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, कल्चरल कनेक्ट बनाता है, कल्चरल डिप्लोमेसी के चैनल्स को खोलता है, विच इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर अस। ओके, बायलैटरल रिलेशन जो हैं हमारे वो पहले भी अच्छे रहे हैं, और जो बाइडेन के आने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि उनमें और ज़्यादा जो ताकत है और गर्मी है और गर्मजोशी है वो सब देखा जाएगा, और कहीं ज़्यादा बेहतर रिलेशन दोनों ही मुल्कों के आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेंगे। आप दोनों ही हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपने हमसे बातचीत की, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। और हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। अपने राय सजेशंस आप हम तक ईमेल ज़रूर करें। हमारा ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं, DDUrduspecials@gmail.com। और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।